जनवरी का महीना बस शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम सीमा पर थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे और हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल फैला हुआ था। रे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई, अब क्या होगा। भाई, तुम सही कह रहे हो। ऐसी ठंड तो हमने कभी नहीं देखी। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर फैला हुआ है। खेत, पेड़ और घर सब जैसे किसी जादुई चादर में ढक गए हों। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड की कड़ाके ने इंसान और जानवर सबको बराबर अपने भय में डाल दिया है। भाई, अब चलो अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर हम बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी का एहसास तो मिलेगा। सच में इस ठंड में बाहर टिकना नामुमकिन है। इसलिए अब चलते हैं ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। इस भयानक ठंड को देखकर लोगों के भीतर डर समा चुका था। इंसान ही नहीं, जानवर भी इस दर्द भरी ठंड से कांप रहे थे। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। गलियां सूनी हो जाती, चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस गांव में मदन नाम का भी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजारा चलाता। मदन का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। मदन, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ये ठंड और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ, हम क्या करें? तुम सही कह रही हो कमला। ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अलाव जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। पता नहीं कमला, आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन अर्जुन का क्या होगा? वह तो अभी नन्हा सा बच्चा है। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, यह सब वह कैसे सह पाएगा? उसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं, मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूं। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और अर्जुन के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। अरे मदन भाई, अच्छा हुआ कि आप रास्ते में ही मिल गए। मैं तो अभी आपके घर ही जाने वाला था। घर पर लकड़ी खत्म हो चुकी है और ऊपर से ये जानलेवा ठंड। मदन भाई, कृपया करके कुछ लकड़ी घर पर पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं गोपाल भाई, देख रहे हो ना, ये ठंड जान लेने वाली है। और सुना है इस बार कड़कती ठंड के साथ भयानक बारिश भी आने वाली है।
इसीलिए गोपाल भाई, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। अच्छा, ठीक है मदन भाई, जाइए, पर भूलना मत, जैसा भी हो किसी तरह लकड़ी घर पर पहुंचा देना, समझे? ठीक है गोपाल भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह लकड़ी आपके घर तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर मदन उधर से निकल पड़ता है। चलते चलते वह मुखिया जी के घर पहुंच जाता है। मुखिया जी अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे थे और मदन सीधे उनके पास जाता है। मुखिया जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है, नहीं तो आने वाली बारिश में हमारा घर बिखर जाएगा। कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं सही समय पर आपको लौटा दूंगा। अरे रे, चुप हो जा रे बंदा। कहां ते उधार मांगने आया से? किस हिम्मत ते मेरे आगे हाथ फैलाया कर रहा से? तू सोचता से मैं कुबेर का बेटा सूं क्या? देख, तेरे जैसे तो गांव में 100 हैं। दिन भर काम करता, रात भर खाता, सुविधा की बाट जोहता और पांव में छाला होने पर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मालिक, कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मेहनत करके और हर संभव तरीका अपनाकर मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ पैसे दे दीजिए। रे चुप रह बेबेतमीज, मैंने तने कितनी बार कहा से? सुन ले भाई, अब मेरी जुबान बोल रही से और धैर्य का पल्ला टूट रहा से। एक बार फिर तेरी कोई बात सुनी तो हाथ चल जाएगा, समझा कर। अब फालतू बात करना बंद कर। मुखिया जी, दया कीजिए, इस गरीब पर इतना जुल्म मत कीजिए। घर में न ठंड से बचने के लिए कपड़े हैं, न खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए मालिक। कृपा करके कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओए चुप कर, अब बहुत हो गया। जितनी इज्जत बची है उतनी रख ले। अगर तेरी जुबान दोबारा चली ना तो याद रख, तेरे हाथ यहीं इसी जगह तुड़वा दूंगा। समझ आया? ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब बिना कुछ बोले चुपचाप यहां से निकल जा। चल भाग जा मेरी नजरों के सामने से। मदन अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। हर रास्ता बंद सा लग रहा था। दुखी मन और भारी कदमों के साथ वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? मेरा बच्चा, मेरी बीवी, सब इस भयानक ठंड से ठिठुर रहे हैं। घर में न आग जलाने को लकड़ी है, न तन ढकने को कपड़ा। हे प्रभु, अब मैं कैसे इनकी रक्षा करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा दे। तेरी दया ही अब आखिरी सहारा है। मदन ज्यादा कुछ सोचे बिचारे बिना सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। आज जंगल से लकड़ियां मिल गईं। कुछ हिस्सा मैं अपने घर ले जाऊंगा ताकि रात में बच्चे और पत्नी को आग जलाकर ठंड से बचा सकूं। बाकी आधी लकड़ियां मैं ऊंची मात्रा में बेच दूंगा ताकि उससे कुछ पैसा मिल जाए, उसे रोजमर्रा का राशन और जरूरी खर्च पूरे कर सकूं। अच्छा हुआ मदन बेटा, तुम लकड़ियां लेकर आ गए हो। अब तो पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और हाहाकार फैल गया है। मदन बेटा, जल्दी करो और लकड़ी दे दो, नहीं तो हाथ कपड़े जम जाएंगे और सब ठिठुर ठिठुर कर रह जाएंगे। चाचा, पता नहीं ये ठंड कितनी भयानक होने वाली है। अमीरों को तो सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, अच्छे कपड़े, खाना, घर की गर्मी, हर सुविधा उनके पास है। लेकिन हम गरीबों का क्या होगा? मेरे बच्चे, मेरी बीवी,
उन्हें मैं कैसे इस कड़ाके की ठंड से बचाऊंगा। ठीक है चाचा, अब मैं घर निकलता हूं। शाम होने वाली है और ठंड और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। घर पर मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे मदन, घर पर लकड़ी पहुंचा दी ना? हाँ भाई, लकड़ी पहुंचा दी है। बूढ़े चाचा को दे आया हूं। इतना कहकर मदन वहां से धीरे धीरे निकल जाता है। भाई अब चलो, हमें भी घर की ओर निकलना चाहिए। शाम ढल चुकी है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अगर देर हो गई तो रास्ता भी दिखाई नहीं देगा और ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभने लगेंगी। चलो जल्दी चलते हैं ताकि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाए, नहीं तो ये रात बहुत भारी पड़ेगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया है। न कोई आदमी दिख रहा है, न कोई जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे पूरा गांव किसी डर में सिमट गया हो। ठंडी हवा अब और भी तेज चलने लगी है, जिससे शरीर कांप उठा है। चलो भाई, देर मत करो, जल्दी निकलते हैं अपने घर की तरफ, वरना ये ठंडी रात हमें रास्ते में ही जकड़ लेगी। थोड़ी देर बाद मदन भी अपने घर पहुंच जाता है। मदन की पत्नी अपने बच्चे को गोद में बैठाए ठंड से कांप रही थी और आंखों में डर के साथ इंतजार झलक रहा था। क्या हुआ जी? आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? देख रहे हैं ना, ये ठंड कितनी भयानक होती जा रही है। देखिए अपने बच्चे की हालत, कैसे ठंड में कांप रहा है। अरे क्या करूं कमला, मुखिया जी के पास गया था पैसे उधार मांगने, पर उन्होंने तो बिना सोचे समझे साफ मना कर दिया। सोच रहा था अगर थोड़े से पैसे मिल जाते तो थोड़ा राशन ले आता और तेरे बच्चे के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले आता, पर क्या करूं कमला, हमारे नसीब में तो बस दुख ही लिखा है। मदन, अब क्या करेंगे? रात और भी ठंडी हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, बच्चा तो पूरी तरह कांप रहा है। कमला, कुछ करना होगा। मुखिया ने पैसे नहीं दिए, पर मैं एक काम करूंगा। मैं कल सुबह ही जाऊंगा जंगल में। वहां पे कई सूखी ठंडी लकड़ियां पड़ी होंगी, मैं उन्हें काट कर गांव में बेच दूंगा। जो पैसे आएंगे उससे राशन लाऊंगा और बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी ले आऊंगा। मदन भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह कुल्हाड़ी लेकर? अरे वो तो अच्छा है, पर सुनो, जंगल मत जाओ। क्यों बेटा, क्या हुआ? मैंने कल ही सोचा था जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर बेच दूंगा, राशन ले आऊंगा। अरे भैया, मुखिया ने सारी अच्छी लकड़ियां ही उठा ली हैं। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर। धीरे धीरे सभी लकड़ियां काट दी और अपने गोदाम में ढो कर ले गए। वो सब बोल रहे थे इन्हें ऊंचे दामों में बेच देंगे। मैं देख रहा था भैया, जैसे हमारी मेहनत और बच्चों की जरूरत की लकड़ियां बस उनके लिए बाजार का सामान बन गई हों। लड़के की बात जैसे
ठंड की एक और परत हवा में गिर गई। मदन के हाथ ठहर गए। कुल्हाड़ी का हत्था उसके घुटनों पर जैसे और भारी हो गया। अरे बेटा, तुम सच बोल रहे हो ना? मुखिया और उसके लोग सचमुच जंगल की सारी अच्छी लकड़ियां उठा ले गए क्या? क्या हमारे ही बचा पाया सामान को उन्होंने ढोकर ले भाग दिया? अरे भैया, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी बची नहीं है। वे लोग रात दर रात आकर आए, चुपके से चुनिंदा सूखी लकड़ियां काट कर उठा ले गए, जैसे हमारी मेहनत और हमारे बच्चों की जरूरतें सिर्फ उनकी कमाई बन गई हों। लड़के की हर एक बात मदन के सीने में एक गरम चिंगारी जला गई। यह आग किसी हीट का नहीं, मेहनत और बांटी हुई उम्मीदों के लिए जलती आग थी। उसने कुल्हाड़ी कस कर पकड़ी और कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। पर जब मदन जंगल पहुंचा, आंखों के सामने जो नजारा था उसने उसकी उम्मीदों को चीर दिया। जहां पहले से सूखी लकड़ियों के ढेर थे, वहां अब खालीपन पसरा हुआ था। धरती पर जेब जेब स्याह निशान, पर लकड़ियां कहीं नहीं। हवा ने उसकी कुल्हाड़ी के पास से गुजरते हुए एक कांटेदार खामोशी छोड़ दी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके पास जाऊं? वो लकड़ी जिस पर मेरी आंख थी, जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थीं, उसे किसी और ने उठा लिया। ओ प्रभु, और कितनी पीड़ा देंगे आप इस गरीब इंसान को? मेरी मेहनत, मेरी आशाएं और बच्चों की जरूरतें सब खाली हाथ रह गईं। अब क्या बचा है मेरे पास? मदन अब और क्या करता? उसके होश उड़ चुके थे। बेचारा जिस उम्मीद के सहारे जंगल आया था, अब वही उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी।